देख लिया? बहुत स्लो चल रही है। हैं? अच्छा नीचे दे रखा है। इसको देख लो ठीक से। सबसे पहले तो जब ये स्क्रीन आए, तो सबसे पहले यहाँ अपना फ़ोटो मिलान कर लेना। फ़ोटो और डिटेल भी यहाँ पे आ रही होगी। क्या-क्या डिटेल आती है? बस, नाम, रोल नंबर और फ़ोटो, तीनों चीज़ें तुम ख़ास करके देख लेना। जल्दबाज़ी में एकदम से मत, क्योंकि पहली बार दे रहे हो ना तुम? या एग्ज़ाम दिया इससे पहले कोई? हैं? एलपी दिया था? चलो बिल्कुल एलपी जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा-सा कुछ बदला हुआ है वो देख लो। ये मिलान कर लेना तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो अपना पीसी चेंज कर लेना। हुँ? अलग-अलग हो गया अब। यहाँ भी बदल देंगे तुम्हारा अब, थोड़ा-सा उसमें काम करना पड़ेगा। देखो, यहीं पर अपनी लैंग्वेज को, ये तो इसके लिए है जो पढ़ रहे हो ना यहाँ, उसके लिए है। हिंदी में देखना है तो हिंदी में, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में। और उसके बाद में नेक्स्ट कर दोगे, पढ़ने के बाद में। पढ़ लेना, कुछ बदलाव हो। और इसके बाद यहाँ लैंग्वेज वो सेलेक्ट कराएगा, जिसमें रेगुलर चलेगा पूरा। अगर आप पूरा हिंदी में देखना चाह रहे हो, तब तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना। और तुम इंग्लिश में देखते हो क्या? हिंदी में ही देखते हो ना? चलो, तो फिर तो हिंदी ही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना। और ये क्लिक करते ही और रेडी हो जाओगे। अब ये पेपर चालू ही हो जाएगा यहाँ से। इसमें देर मत लगाना अपना। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही पेपर सामने आए, एक बार पहले पूरे पेपर को देख लेना। मालूम है देखने का? यहाँ तो सारी इंस्ट्रक्शन आती हैं। ये आई बटन होता है एक, राइट साइड में, तो यहाँ से पूरी इंस्ट्रक्शन एक बार में आ जाएँगी। आई नहीं? नई इंस्ट्रक्शन दोबारा भी आ जाती है। और यहाँ से आता है क्वेश्चन पेपर। जब क्वेश्चन पेपर में सेलेक्ट करेंगे ना, तो पूरा पेपर आपको एक बार में ही दिख जाएगा पूरा। तो इससे क्या एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का है। इस तरह का पेपर है, पूरा पेपर देख सकते हो यहाँ से एक बार में। एक बार में पूरा पेपर दिख जाएगा। ऑप्शन नहीं आएँगे, केवल पेपर दिख जाएगा, ऐसे। इस तरह से आप पूरा पेपर देख सकते हैं, पूरा का पूरा। हुँ? पूरा पेपर आ जाएगा इसमें, सब रीज़निंग-वीज़निंग सब कुछ, पूरा पेपर आ जाएगा। देखोगे? एक बार? अगर देख लिया हार्ड हो गया तो माइंड पे फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन है क्या, जैसे कहीं फँस रहे हैं और दिमाग पे इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या ऐसे ही चलेगा? तो एक बार देख लेना, जब ज़्यादा हार्ड में जा रहे हो तो। क्योंकि आगे जाके पेपर ईज़ी आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेपर ही हार्ड होगा। तो इस तरह से ना भी देखो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। मत करना टाइम बेकार, छोड़ दो। हाँ, कहीं ज़्यादा फँस रहे हो, लग रहा हो कि ऐसे ही है क्या सब का सब? तो देख के एकदम कूदकी मार लेना थोड़ा-सा आगे के लिए जल्दी से। या वहीं आगे कूद के चले जाओ 3-4 क्वेश्चन, जब दिमाग थोड़ा-सा टेंशन में आता है। यहाँ पहले जनरल साइंस होगी, फिर मैथ होगी, फिर रीजनिंग होगी और फिर करंट अफेयर्स होगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले क्या करते हो? जिसको करो उसको सेलेक्ट कर लेना। चाहे तो आप पहले करंट अफेयर्स निपटा लेना। पहले इंटेलिजेंस भी निपटा सकते हैं, मैथ भी पहले निपटा सकते हैं। जिसका जो पार्ट अच्छा हो, जो ज़्यादा मन करे उसको निपटा लेना, कोई फ़र्क नहीं। वैसे सबसे बढ़िया यही है कि पहले आप करंट अफेयर्स को भी बाद में ले लो। क्योंकि करंट अफेयर्स में आपकी बहुत सारी पड़ी हुई नहीं होगी, ये दिक्कत होगी। और आप जल्दबाजी में मारेंगे तो ये लैंग्वेज बदली हुई होगी, आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही देखा और लगाया ये नहीं चलेगा। यहाँ देखा और लगाया मत चलना। तो सबसे पहले साइंस को निपटा लेना, ये ईज़ी पार्ट है आपके लिए। केवल उसको निपटा लेना जिसमें कुछ नहीं करना है आप। देखा और लगाया, केवल उस क्वेश्चन देखिए, इस बार इन्होंने क्वेश्चन वैसा ही दे दिया है लेवल, जो वास्तव में एग्ज़ाम में आएगा।
ये डमी डमी नहीं है, ये रियल पेपर है एक तरह से देखा जाए, ऐसा ही आएगा। तो काफ़ी कुछ बदला हुआ सा नज़र आ रहा है। ऐसे ही वहाँ आता है क्या कि ऊपर को नहीं बढ़ता, ये नीचे को रह जाता है बहुत? हुँ? अगर ऐसा दिखाई दे तो F11 दबा देना। F11 से जा रहा है? इससे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा F11 पे। नहीं, यहाँ तो है ही नहीं ना कीबोर्ड। F11 वहाँ दबाओगे कीबोर्ड पे तो F11 दिख जाएगा। तो ये पूरा फुल हो जाएगा। हैं? अब ज़रा देख लो क्वेश्चन पेपर है कैसा? इन क्वेश्चनों पे नज़र डालो। ये कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? हम लिखने के लिए कहाँ से लाएँ? हुँ? हुँ, बस? अच्छा नीचे आ गया। चलो इससे ले लेते। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखना प्रकाश में से ज़रूर क्वेश्चन बने। हर हालत में क्वेश्चन आएगा, छूटने का नहीं है किसी भी। इसमें चाहे तो ये दर्पण से आए, दर्पण से या ये लेंस से आए, लेकिन आएगा पक्का। और एक क्वेश्चन तो वही आता है कि वस्तु यहाँ रखी है, उसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? चाहे तो न्यूमेरिकल में पूछेगा और चाहे उसमें प्रतिबिंब पूछ लेगा कैसा, ज़रूर आएगा। तो इसको तो कर जाओ, बिल्कुल पक्का। इसमें भी यही पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा ये ज़रूर ध्यान देना, अवतल ज़रूर ध्यान देना कि दर्पण है या लेंस है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। और कभी-कभी यहाँ अवतल नहीं कहेगा, अभिदृश्यक, अभिसारी, अपसारी, हाँ, अभिदृश्यक मतलब उत्तल। जो हम देखते हैं ना मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग तो अभिदृश्यक होता है ना। एक अपसारी, एक अभिसारी, ये शब्द आते हैं, अपसारी और अपसारी। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये आता है ना। अब अगर ये शब्द आ गया तो अब एकदम से इंग्लिश में कैसे देखोगे? यहीं पे चेंज कर लो। हुँ? नहीं, नहीं, कोई नहीं है। अच्छा कीप रखना है ना हमें तो। क्लोज़ करना पड़ेगा? ये तो बहुत गलत है। यहीं पर चेंज कर लेना, इंग्लिश कहाँ रहती है? बस, यहीं पर एकदम से देख लेना। ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आए, यहीं पे लैंग्वेज चेंज करो और तुरंत ही उसका वर्ज़न देख लो। समझ जाओगे, अरे! ये तो वही कॉनकेव की ही तो बात कर रहा था। एकदम आप समझ जाओगे। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, इसको ध्यान रखना। फिर अपनी वही बाय डिफ़ॉल्ट पहुँच जाओ, हिंदी पे अपने। अब चलते रहो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ? अच्छा ऐसे नहीं बढ़ेगा? अरे! तब तो ये बहुत बेकार है। तो फ़ायदा क्या है इसका? हैं? ये देखो, विभा 14 विभवांतर के 2 बिंदु के बीच 10 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इलेक्ट्रिसिटी में से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी को अभी हल मत करो, केवल उनका वो समझो कि किस तरह के क्वेश्चन आएँगे। क्वेश्चन का लेवल देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल नहीं है, एक मिड लेवल चल रहा है। इसमें और हाई हो सकता है, क्योंकि ये तो पीछे से इन्होंने उठा के डाला है। अब इन्होंने बनाया होगा स्पेशल नया और ये चाह रहे हैं कि ग्रुप डी वाले जेईई का भी काम कर लें। ये सारा काम ग्रुप डी वालों से ही कराना चाह रहे हैं। तो चाहेंगे कि बढ़िया एक्सपर्ट और मजबूत खिलाड़ी मिलना चाहिए, ये चाहेंगे। और उनके लिए आगे जेईई बनाएँगे नहीं।
ये चाहते नहीं है कि आगे कुछ बने। तो कुल मिलाकर के आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इतना बढ़िया क्वेश्चन दिया है और कार्य पूछा है, तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं इनको कर लेना। हाँ, अगर मान लो यहाँ पर सेव नेक्स्ट नहीं करते हैं हम, ये हैं मार्क ऑफ फॉर रिव्यू। जैसे हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ आता है, मैं इसको कर लूँगा, लेकिन डाउट में है, तो क्या करना, इसको रिव्यू में डाल देना। इस क्वेश्चन को मुझे बाद में देखना है, आंसर देना है, तो यही रिव्यू में डाल दो। अब ये क्वेश्चन आया, प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम। देखो प्रकाश में से और क्वेश्चन आ गया, प्रकाश में पहले भी आया, तो प्रकाश में से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक साथ, 4-5। ऐसे ही 4-5 आपको इलेक्ट्रिसिटी में से मिलेंगे, जरूर कर लेना इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही शुरू का जो है, जैसे बीमा होती हैं, बीमा बीमा वाले चैप्टर में से, यूनिट में से जरूर मिलेगा एक। तो ये आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि 2 या 3 चैप्टर में ही कवर हो रहा है। तो अब जैसे लग रहा है कि इसका आंसर तो श्वेत होना चाहिए, मान लिया, और फिर भी लग रहा है कि अरे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो फिर मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो। अब इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का जवाब चला गया। अगर बाई चांस अगर हम नहीं मार्क रिव्यू करते हैं फिर से, तब भी इसका आंसर ये जो दिया है वही लग जाएगा, वही माना जाएगा जो दे दिया है। लेकिन इससे पहले जो रिव्यू में डाला था उसका हमने जवाब दिया नहीं है, तो उसका आंसर नहीं माना जाएगा। ये देख कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, केमिस्ट्री का है। एक वैज्ञानिक 4 अलग-अलग विलयन तैयार करता है, उनके पीएच मान को मापता है। 4 अलग-अलग विलयन कर रहा है तैयार। ये ऊपर नहीं जाएगी स्क्रीन? देखो यहाँ एक बार होता है, में नहीं आ रहा है, ये है बार है। देखिए ये बार होता है, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। नीचे ऊपर, नीचे वाले एरो पे लगाएंगे तो एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, और टॉप वाले पे लगाएंगे तो एकदम नीचे वाले पे चला जाएगा। माउस हो सकता है आपका काम ना कर रहा हो, तो नहीं कर रहा हो तो इन एरो पे मार देना है, एकदम से टॉप पे पहुंच जाएगा। और लो, बीच में देखना है तो बीच में यहाँ उंगली रख देना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही माउस रख देना है यहीं पे, तो अपने आप आ नहीं रहा ये। हाँ, ये यहाँ दिक्कत करता है। तो नहीं तो यहाँ लाइन के बराबर में ऐसे ही चलाना, ऊपर नीचे ये पकड़ के, ऐसे भी चला सकते हो, पकड़ के ऐसे माउस से पकड़ के चला सकते हो क्लिक करके। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ये 4 बिलियन है, इनका पीएच 3, 7, 9 और 13 है। फिर कह रहा है इन बिलियनों की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। एक चीज ध्यान रखना, एसिड बेस से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाए। ये चैप्टर लिखते जाओ, चाहे लिखते जाओ। इन चैप्टरों को जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया कर लेना। अगर बाकी और भी नहीं हुआ ना, तो इनमें से भी पूरा का पूरा पेपर लग सकता है। एक तो हो गया आपका लाइट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स के एक तरफ लिखो, केमिस्ट्री की एक तरफ, और एक तरफ बायो के, तीनों के अलग अलग लिख लो। लाइट इलेक्ट्रिसिटी 2 हो गए फिजिक्स के चैप्टर, और एक हो गया केमिस्ट्री का एसिड बेस, हो गया। अभी इसका मतलब समझ लो, एक का 3 है, एक का 7 है, एक का 9 और एक का 13 है। मतलब 3 और 7 ये तो हो गए, ये तो उदासीन हो गया 7 वाला तो, और 7 से कम अम्लीय, और 7 से ज्यादा क्षारीय। यही होता है, तुम्हें दिखाई दे रहा है? इससे रुक रुक तो नहीं रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो, इन बिलियनों की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। यहाँ ये देख लेना जरूर, सही है, सही नहीं है। नहीं दिखाई नहीं देता है जल्दबाजी में, नहीं दिखाई देता है वहां, तो हम समझ जाते हैं कि सही नहीं है, और एकदम से ऑप्शन पर चले जाते हैं। तो पहले तो यही देख लेना, तब आगे बढ़ना। सही है, तो पहला कह रहा है बिलियन आर उदासीन है। उदासीन जब होगा जब पीएच 7 होगा। तो क्या आर 7 है? पूरा मत पढ़ो, आर 7 है? आर 7 है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
दूसरा कह रहा है पी बिलियन उदासीन है, क्या पी का 7 है? अब 7 देखो क्यू का है 7, तो क्यू ही उदासीन है, बाकी सब अलग अलग है। क्यू उदासीन है बस, बाकी और कोई उदासीन नहीं है ना। पी अम्लीय है, देख लो जरा, पी अम्लीय है, पी अम्लीय है, सही है। जबकि एस प्रबल रूप से क्षारीय है, एस प्रबल रूप से, ये भी तो सही है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? सही है, तो डी वाला सही है। तो सी वाले में क्या है? आर अत्यधिक अम्लीय है, आर अत्यधिक अम्लीय नहीं है, वो तो क्षारीय है। आर अत्यधिक अम्लीय है नहीं कह रहा है, आर अत्यधिक अम्लीय है। तो आर अत्यधिक अम्लीय कहाँ है? ये तो क्षारीय है। तो इसका डी वाला आंसर हमारा ठीक है, डी वाले पर आंसर लगे। अच्छा क्वेश्चन दिया है, पहली बार इस तरह से पूछा गया है, आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये प्रयोग इस बार कर रहा है, जो इस बार जो फीड किया है ना इसने क्वेश्चन, उन्हीं में से उठा के यहाँ डाल दिया है। अंदाजा समझ लो पूरा पूरा। इस वाले पेपर को कई बार कर लेना अच्छी तरह से, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इनमें से सेम टू सेम मिल जाए आपको, किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाएगा। ये सीधे उठा के डाले गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ये कह रहे थे ना कि वहां कुछ और आता है और मोक में कुछ और देते हैं। इस बार इन्होंने उसी मोक में से उठा के दे दिया आपको, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलिएगा। ये देखो, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, दर्पण में से देखो फिर दे दिया एक और। इसका मतलब ये प्रकाश वाले चैप्टर पे टिकेगा। काफी क्वेश्चन है, अगर ऐसा आ जाए चैप्टर 1 करना है, क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? जवाब देने से पहले अपना जवाब ले लो। उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है गाड़ी में साइड वाला मिरर होता है, तो वो क्या कभी उल्टा बनाता है? हमेशा सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, छोटा। अब देखो उल्टा नहीं, सीधा और वस्तु के समान ना, सीधा और छोटा। ये क्या कह रहा है? उल्टा कट के अपने आप लग गया, ऑप्शन काट के भी लग जाता है। आप जब भी उत्तल की बात करें, साइड मिरर पर चले जाना, उसमें जैसा दिखता है ट्रक में वैसा आप मान लें। ट्रक क्यों, आप तो अपनी स्कूटी देख लो, स्कूटी बाइक, बाइक में कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। इतना बड़ा ट्रक छोटे से उसमें आ जाता है, लेकिन वो उत्तल है। अगर अवतल हुआ तो बड़ा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक लगा था, सीधा और छोटा। ये देखो, इसका मतलब देखो क्वेश्चन को मिक्स कर रहा है, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, एक तरफ से नहीं दे रहा है, मिक्स कर रहा है। कार्बनिक यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? और एक चीज और देखिए, एग्जाम किसका है? ग्रुप डी का। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, एएलपी भी ना कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन एएलपी में आते हैं, तो ग्रुप डी नहीं है, वो ठीक एएलपी टेक्नीशियन है, आप ये मान के चलिए। पोस्टरी तो नीचे है, लेकिन एक बात देखिए, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होना चाहिए? ट्रैक बिछाने वाला या ट्रेन चलाने वाला? ट्रैक बिछाने वाला मजबूत होना चाहिए ना, तभी अच्छी चलेगी। और उसी को सैलरी कम दे रहे हैं ये, नहीं तो ट्रैक मैन को तो सबसे ज्यादा सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि वही रीढ़ है रेल की, रीढ़ है, उसके बिना नहीं चल पाएगी। अगर उसने लापरवाही कर दी तो सब बेकार है, पूरा रेल उसी के ऊपर सब चलता है। रात को लोको पायलट तो अंदर बैठ के चला रहा है ठंड में, और पेट्रोलिंग करने वाला ट्रैकमैन, ये सब रात में भी ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए, रात में भी अपना काम करते हैं, ठंड में करते हैं, उन्हें तो कोई सुविधा है नहीं। तो देखा जाए सबसे मेहनत भी यही पोस्ट करता है, और सबसे कम सैलरी पाता है। इनका लड़ना गलत नहीं है, ये जो तमाम लड़ रहे हैं, तमाम इनकी यूनियन विरोध कर रही है, गलत नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमें फिलहाल अभी नौकरी लेनी है। कैसे भी उंगली पकड़ लो रेल की, और रेल की उंगली पकड़ ली जाएगी तो एग्जाम डिपार्टमेंटल निकल जाएगा, वो आसान होता है डिपार्टमेंटल। तो कैसे भी नौकरी ले लो, और सबसे बढ़िया है कि एग्जाम एक है केवल, बाकी तो फिजिकल है। तो फिजिकल में कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी है, कट्टा लेके चलना है बस, कट्टे को उठा के फेंक देना ले जाके, है
एग्जाम से पहले कुछ दिन खेतों में कट्टा ले लेके घूमना, इधर उधर लेके चलना। और वो तो 40 किलो का ही रखते हैं, 40 का ही होता है, 35 का होता है। आप तो पूरे 40-50 किलो का कट्टा उठाना और हर बार चक्की पे अपना कट्टा लेके जाना, उठा के ले जाना चक्की पे। लगभग अपने उसी दूरी के हिसाब से कोई चक्की देख लेना, उससे कह देना एक आध कट्टा तेरा और भी उठवा दूंगा मैं, दूसरे का भी उठा के ले जाओ एक आध का। तो ये आदत पड़ जाएगी थोड़ा सा, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है? कार्बनिक यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लैंग्वेज पे ध्यान देना। सबसे ज्यादा जो आपकी नेगेटिव होगी लैंग्वेज की वजह से होगी, यहाँ नेगेटिव नहीं करना। ऑक्सीजन के बिना जलता है, इसे तो ऑक्सीजन, हर दहन को ऑक्सीजन चाहिए। सदैव कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कब बनता है? जब ऑक्सीजन उसको कम मिलती है। जैसे आपने आग को दबा दिया चारों तरफ से, तो अब उसमें से कौन सा धुआं निकलता है? सफेद धुआं निकलता है। तो सफेद धुआं का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब बिल्कुल काला निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब पूर्ण दहन हो रहा है। ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी। कभी जल का निर्माण नहीं करता है, पानी बनता है। अभी आप आग जलाओ, पानी थोड़ी बनता है, वहां नहीं बनता है। तो पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तभी तो कहते हैं कि जब कभी आग लग जाए तो सारे खिड़की बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। फिर क्या होगा? जो ऑक्सीजन अंदर की है वो कुछ देर जलेगी और उसके बाद फिर अपने आप आग बुझ जाएगी। केवल दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दो। और ये जो अग्निशामक है ये भी क्या कर रहा है? जैसे ही हम इसका पाइप जैसे छोड़ते हैं तो चारों तरफ से आग के कवर कर लेता है। तो बाहर की ऑक्सीजन आती नहीं, अंदर की खत्म हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो ये जितने भी अग्निशामक है उनका सिद्धांत यही है कि कैसे भी उसकी ऑक्सीजन कम कर दो, बस आग बुझ जाएगी। तो क्या लगाएं आंसर? क्या पूछा था? सत्य या असत्य? सत्य। तो सत्य यही है हमारा, लगा दो। एक कोई कोई यहां से लगाते हैं आंसर को, बिल्कुल यही पॉइंट पे ही आके लगाना, ठीक ठीक लगे। और ये माउस इधर तो कुटकुटाते रहते हो ना, उसमें टाइम आपका ही बेकार हो रहा है। एक बार में ही देखो हट गया, हट गया। वहां भी कभी कभी माउस लग जाता है जल्दबाजी में, और हम क्या करते हैं, सीधा किया और आगे बढ़ गए। हम समझ रहे हैं हमने लगा दिया आंसर, देखो अपने आप ही हटा, ये तो ऐसे ही वहां हो जाता है। चलो, ये फिर देखो केमिस्ट्री से दे दिया। धातु की सक्रियता श्रेणी, कौन सा चैप्टर है ये? एकदम आपको चैप्टर पकड़ना चाहिए। मेटल की सक्रियता, नॉन मेटल मेटल होती है, उनकी क्रियाशीलता की सीरीज होती है। बताओगे? बोलो जल्दी बोलो, सीरीज बोलो पूरी। हाँ हाँ, पूरी सीरीज है। लिखवे सरकेना मगल मंजन करपी कदकोनी सनपी भी हासू हगग पटियू। हो गया? लिख दोगे? देखो, चलो लिख दो। देख लो, बढ़िया सीरीज है, इस सीरीज से ही सब कुछ निकलता है। ये है, लिख, लिख वे सर के ना मग अल मन जन कर पी कद को नी, और फिर नीचे को सन पी बी आसू, फिर नीचे को अग अग पट यू। ये नीचे को इनकी सक्रियता कम हो रही है। लिख लो इस सीरीज को, इस तरह का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। अब वहां तक सर तो पहुंचेंगे नहीं अभी, तो इसलिए इस चैप्टर को यहीं खत्म हो जाएगा। चैप्टर ही खत्म हो रहा है यहीं पे, एक ही चीज में। ऐसा कर लो, लिख वे यहां तक, सर के ना मग अल, मग अल मतलब मग्गा लेके आ पानी में, और मंजन कर ही कद को नी, लगा लेना अपना अर्थ। सन पी बी हासू अग अग पटियू, कैसे भी अपना इस सीरीज को कर लो बस। एकदम से लिखो और बता दो कौन सी ज्यादा क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है। नीचे क्रियाशीलता कम होती है,
ये मेटल्स की है, मेटल धातु, धातु की क्रियाशीलता नीचे को घटती है हमेशा इस सीरीज में। ये सब धातुएं हैं। ऐसे ही पूछ ले कोई क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु है? इस सीरीज में जो है वो धातु है, नहीं तो अधातु है। बस यही सारी धातुएं हैं टोटल। एन निकिल, एन निकिल, सन एसएन टिन, टिन का फॉर्मूला पूछ लेता है एसएन, पीबी, इनके नाम भी कर लेना, किसी किसी का प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है केवल। इन सभी धातुओं के परमाणु क्रमांक भी कर लेना, परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो क्या है, देखो ऊपर की ज्यादा क्रियाशील होगी, नीचे की कम क्रियाशील होगी। कभी भी ऊपर वाली धातु नीचे वाली को रिप्लेस कर देती है, क्योंकि नीचे ही कमजोर है। सोना क्यों नहीं खराब होता है, क्यों नहीं रिएक्शन करता है? क्योंकि सोना सबसे नीचे है, रिएक्शन करता ही नहीं किसी से। इसलिए हमारे ज्वेलरी सोने की बनाई जाती है। और सोने में भी क्या मिला देते हैं? तावा। क्यों? क्योंकि उनका आकार ना चेंज हो, थोड़ा कठोरता आ जाती है, डिजाइन वो बनी रहती है कठोरता के लिए। तो यहाँ क्या कह रहा है? सक्रियता श्रेणी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से कथन सही हैं? हमें सही हैं देखने हैं। कथन सही हैं, देखो ध्यान से। इसी को कह रहा है यही गलती होगी, सही है मतलब राइट आंसर हमें देखना है इसमें से। कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती। कोई अगर चेंज हो रही है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंजिंग नहीं हो रही है तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। केमिकल कौन करेगा? इसमें है कॉपर सल्फेट है, इधर क्या है? आयरन। कॉपर सल्फेट का मतलब कॉपर, धातु कौन सी है? कॉपर। और आयरन का मतलब लोहा। क्या लोहा इसके रिएक्शन करेगा? लोहा है, देखिए लोहा कहां है? लोहा ये रहा। और कॉपर, कॉपर, कॉपर है ये, कॉपर नीचे है। तो क्या इसमें से कॉपर को हटाएगा? अगर लोहा ऊपर है तब तो नीचे वाली को हटा देगा, नहीं तो नहीं हटा। तो ये तो ऊपर है ना। रखे आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है, रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि लोहा ऊपर है तो हो जाएगी। तो ये बात इसकी सही है। जवाब देने के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं थी, हमने जवाब इस सीरीज से दे दिया बस। घटता क्रम है, बस इस सीरीज को ही याद कर लो, एक दिन लगेगा कर डालो, आज ही कर लो उसे। दूसरा क्या कह रहा है? कॉपर आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर क्या ज्यादा होता है? देखो कॉमा लगा दिया इसने, कॉपर आयरन से ज्यादा होता है अभिक्रियाशील, नहीं है ना सीरीज। तथा विलयन में आयरन को प्रतिस्थापित कर देता है। विलयन में आयरन को थोड़ी करता है, कॉपर को कर रहा है प्रतिस्थापित। तो ये तो गलत है ना, तो केवल फर्स्ट सही है। अब लगा दो आंसर। दोनों कथन असत्य हैं? नहीं, दोनों कथन सत्य है। केवल कथन दो सत्य है, केवल कथन वक वन सत्य है। साइंस को समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं। देखो न्यूमेरिकल दे दिया, कितना बढ़िया। आज तक इस तरह का न्यूमेरिकल तो कहीं आया नहीं। ये इस तरह के न्यूमेरिकल कहाँ पूछे जाते हैं? सीपीएमटी में पूछे जाते हैं, उसमें नीट में पूछे जाते हैं, आईआईटी में पूछे जाते हैं, बाकी और जो बड़े एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। कह रहा है दो गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या है 2x और 4y है। एक की वक्रता त्रिज्या है, इसमें थोड़ी जगह और होनी चाहिए, कैसे बढ़ाई जाए? हम्म? ये हम वैसे खोलते नहीं तो इधर से हो जाती है। चलो, चलो दिख रहा है ये कल।
नहीं, हमें यहीं पे नोट खोलना तो चल जाएगा नोट। ये नोट के साथ चलेगा। नोट कहाँ गया हमारा? हुँ? नहीं हटेगा, यहीं नोट आ जाएगा ना? हुँ? पूरा आएगा? तो होगी ज़रूर कहीं न कहीं। हमें यहीं पे खोलना चाहिए था, इसमें खोलना चाहिए था। हुँ? इनमें भी नहीं खुलेगा? अभी नहीं खुलेगा। कहीं न कहीं होगी तो व्यवस्था इसमें। हम इसको अभी यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। चलो छोड़ दो फिर। कैसे बंद होगा? चलो ऐसे ही कर लो। 2 गोलीय दर्पण हैं, एक गोलीय दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अभी सर लोग भी नहीं कर पा रहे हैं क्या इसको यूज़? अरे ये बोर्ड को नहीं कर पा रहे क्या? एक गोलीय दर्पण ये हो गया और एक गोलीय दर्पण ये वाला हो गया। और कोई सा भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। 2 गोलीय दर्पणों की वक्रतर त्रिज्या है। इसकी जो वक्रतर त्रिज्या है, वक्रतर त्रिज्या मतलब आर कितनी है? 2x है और इसकी 4y है। इसकी वक्रतर त्रिज्या 4y है। तो x और y दूरियां हैं, तो उनकी फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा? f बराबर क्या होता है? f और r में क्या रिलेशन होता है? अरे कोई गोला है, उस गोले की ये जो होती है, ये r होती है वक्रता त्रिज्या या पूरा व्यास वक्रता त्रिज्या होता है? r होती है ना? मतलब इसकी जो त्रिज्या है वही वक्रता त्रिज्या होती है। और फोकस दूरी कितनी होती है? इसकी आधी फोकस दूरी होती है। तो यहां पर 2r है तो फोकस दूरी कितनी हो गई? x। और यहां फोकस दूरी हो गई 2y। तो यही तो कह रहा है कि उनकी फोकस दूरियों का अनुपात क्या होगा? x और 2y होगा। x और 2y कहाँ है? x और 2y x अपॉन 2y। क्लियर? मुश्किल नहीं था। उसने मुश्किल ऐसे लिख के बना दिया। अगर सीधा सीधा पूछता हमसे कि किसी की 4x है या 4y है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो हम बता देते। लेकिन ऐसे उसने कंपेयर कर लिया। मतलब उन्हें कोई भी अपना ग्रुप डी वाला आदमी वैसे ही ना चाहिए, रटने वाला, दिमाग वाला चाहिए, जो कैलकुलेशन कर ले, दिमाग से ट्रैक को ठीक कर दे। हो गया? ऑप्शन चेंज हो गया? कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अगर ऐसा होगा तब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलो यहाँ तो टच हो रहा होगा, लेकिन वहाँ तो सही होगा। ये भी केमिस्ट्री का दे दिया। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है केमिस्ट्री के, दिमाग वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे नहीं है। फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का है। हाँ फिजिक्स का है ये, उसका मेटल मैटर मैटर का है। कौन सी स्थिति खुले बर्तन से जल के सबसे शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी? वाष्पन मतलब वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसमें क्वथनांक, गलनांक, हिमांक ये सब है ना, बताए होंगे सर ने, संघनन, कंडेंसेशन, उस चैप्टर से। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री। तो बताइए। अरे अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। कौन सा? खुले बर्तन में, खुले बर्तन में जल के सबसे शीघ्र वाष्पन, वाष्पन मतलब वेपोराइजेशन। वैसे पढ़ाई आराम से करने की चीज है, समझ समझ के बड़े आराम से। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से करने चाहिए। अब ये वेपोराइजेशन आया है ना, तो यही वेपोराइजेशन पूरा खत्म हो जाना चाहिए, एक एक पॉइंट। आप भी क्या करो,
जैसे जब यहाँ टेस्ट होता है ना, घर जाके ये क्वेश्चन पकड़ा, इसमें क्या है, वेपोराइजेशन है। अब वेपोराइजेशन का सारा जितना भी तुम्हारे पास है सब पढ़ लो। अब कभी भी वेपोराइजेशन से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखते ही कहोगे अरे ये तो वेपोराइजेशन जो हमारा टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, इसमें तो मैं सब जानता हूं। तो अपनी नॉलेज के आधार पर चलो। क्या कह रहा है, खुले बर्तन के जल के सबसे शीघ्र बाष्पन का कारण क्या है? क्या होना चाहिए वैसे, बाष्पन तेज कब होता है? जब हाई टेम्परेचर हो और लो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, और जो वायु है वो तेज होनी चाहिए। कपड़े देख लो, छत पर डालने जाते हैं, नीचे नहीं सूख पाते जल्दी, जल्दी सूख जाते हैं। कब? जब टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, नमी कम होती है। देखो ठंड में जल्दी नहीं सूखेंगे, गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। बरसात के दिनों में और नहीं सूखते क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और वायु गर्मी में खूब तेज तेज हवाएं चलती हैं, जरा सी देर में सूख जाता है। तो कहाँ लगाएं? निम्न आर्द्रता और गति उच्च मान। सही है, पहला वाला हो गया, बिल्कुल ठीक। एक बार लगाने के बाद में नजर डाल लिया करो कि लग गया, एक बार नजर यहीं डाल लिया करो, तब आगे सेप मारो फटाफट। फिर आ गया देखो, प्रकाश में से मिलेंगे क्वेश्चन 5-6, और ज्यादा भी मिल सकते हैं। ऐसा ना, उन्हें भी तो प्रकाश ही चाहिए। लाइट के बारे में बढ़िया जानता हो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया जानता हो, उन्हें चाहिए ऐसा ही आदमी। फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण, अवतल का मतलब पॉलिश जो है बाहर की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ जिधर से चमकीला है वो अंदर को धसा हुआ होगा, कॉनकेव, कॉनकेव हो गया। कभी कभी एक और कहेगा, जो हिंदी में कर रहे हैं ना, वो इंग्लिश शब्द को कॉनकेव को ऐसे लिख देगा, एक कॉनकेव, कॉनकेव दर्पण को भी कह देगा मिरर। अब ये कॉनकेव का मतलब ही नहीं है पता, या कहेगा कन्वर्जेंट, हिंदी में लिखेगा कन्वर्जेंट मिरर। अब कन्वर्जेंट का मतलब ही नहीं पता, अब तो इसे हिंदी भी ना देख सकते, इंग्लिश में भी यही लिखा होगा कन्वर्जेंट, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो हिंदी अगर पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी करते हुए चलो हाथ के हाथ, कन्वर्जेंट। तो ये कॉनकेव अवतल, अवतल क्या करता है, फैलाता है। ये कन्वर्जेंट नहीं करता, ये डाइवर्जेंट करता है, ये डाइवर्जेंट है, कॉनकेव या डाइवर्जेंट। मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। हम्म, अवतल दर्पण है ये, कॉनकेव। इकट्ठा करेगा या फैलाएगा? हम्म, डाइवर्जेंट होगा, देख लो, डाल के देखो। डाइवर्जेंट का देखो, कॉनकेव, कॉनकेव डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ये देखो, करो इसको क्लियर अभी हाल। मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक अर्धभाग की फोकस दूरी क्या होगी? कोई लैंग्वेज को समझे, कितना टफ कर दी लैंग्वेज। अपना अपना निकालो आंसर इसका, अरे चुपचाप निकालो ना, अभी बोलो नहीं। हाँ, बोलना नहीं है अभी, अभी अपना अपना आंसर लगा लो, देखते हैं इसको। है कौन सा वाला? अब सारी होता है, कॉनकेव होता है ना।
कन्वर्जेंट हो गया ना ये। हाँ, कन्वर्जेंट। ये फैलाएगा नहीं, डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट या कॉनकेव, ये कॉनकेव लगाते हैं। कॉनकेव, कन्वर्जेंट, इकट्ठा करता है ना वो सबके लिए। ठीक ठीक। तुम समझ रहे हो इसकी लैंग्वेज? हाँ, क्या कह रहा है? तुम सिर्फ यही बता दो कि क्या कह रहा है कुछ। अनुदिश दो बराबर भागों में, मतलब इस लेंस को, ये दर्पण है, इसको दो बराबर भागों में, ये यहां से दो बराबर भाग कर रहा है इस जगह से, या ये इसको, जैसे ये है, इसको यहां से दो बराबर भागों में काट रहा है। ये वाली बात सही है या ये वाली बात सही है, या यहां से काट रहा है इसको? ये कह क्या रहा है? ये वाली बात सही है, ऐसे काट दिया हमने, या यहां से दो बराबर भागों में काट दिया, ये आगे आगे का हिस्सा ये है, ये बात है? या ये वाली बात है कि एक दर्पण था, उसका ऊपर का हिस्सा उड़ा दिया आधा है? ये वाली बात तो नहीं है? समझ लो ठीक से। इंग्लिश में कर दें? चलो इंग्लिश में समझ लो, वैसे मुश्किल है। अरे ये बड़ा सेट है। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? क्यों, इसका फायदा क्या है फिर? है? अरे डिजिटल बोर्ड का मतलब ये है कि यूं ही हो जाए सब कुछ एकदम, है? अब तो समझ लो। A concave mirror with a focal length is f, cut into two equal halves along the principal axis। मतलब जो ये वाली एक्सिस थी, इसको दो बराबर भागों में। तो व्हाट हैपेंस टू द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ? ईच हाफ किसका? जो जो एक्सिस काटी है, एक्सिस काटी है उसका। इस क्वेश्चन को कर जाओ, समझ लो ग्रुप डी निकल गया। समझ लो, आप समझ लो इस चैप्टर को बढ़िया कर लेंगे फिर। आंसर ही बता दो चलो। हम्म पहले तो आप इसका मतलब ही नहीं समझ रहे, क्या काट रहा है? ये मिरर है, मान लिया, और ये इसकी एक्सिस है, यहाँ रखा है इसमें, ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस को यहाँ से काट रहा है, या पीछे वाली एक्सिस को काट रहा है आधा आधा, या हमने इस लेंस को ही आधा इतना इतना काट दिया, ये हमने इस दर्पण को ही आधा काट दिया यहाँ से, मतलब ऐसे, या तो ऊपर से काट दिया आधा है, जैसे ये रखा है बीच में, बीच में रखा, मान लो ये पार होके जा रही है, तो या तो हमने आधा आधा ऐसे काट दिया, या आधा आधा ऐसे काट दिया। ये इसको काटने को कह रहा है या इस एक्सिस को काटने को कह रहा है? इसको नहीं काटने को कह, इसको क्या काटोगे? ये तो काल्पनिक है, ये रियल थोड़ी है मां। ये तो हम आंख लगा के ऐसे देखते हैं, किसी ने फिजिक्स में प्रैक्टिकल किए होंगे, तो लेंस लगा रहता है यहाँ पे, एक स्टैंड पे लगा रहता है लेंस, ऐसे ऐसे, तो हम ऐसे देखते हैं नीचे, ये तो नीचे बस बेस रहता है नीचे, तो ऐसे जब देखते हैं तो हमारी आंखों के बीच में कुछ है थोड़ी, बीच में काटेंगे क्या? कुछ भी ना। तो काटेंगे इसको, मिरर को काटना है, तो मिरर को या तो खड़ा काटे या लेटा हुआ काटे। कैसे कह रहा है ये काटने को? मतलब यहाँ बीच में से होके जाना चाहिए, बीच में से होके जाना चाहिए, तो ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है। तो खुला है, खुला है, पीछे से पॉलिश हो रही है, इधर से हम मुंह देख रहे हैं। अरे किसी की सिंदूर रखा हुआ, सिंदूर देखा है, डिब्बी में होता है, आगे शीशा भी होता है, सिंदूरदानी है मान लिया, तो पीछे से तो दिखेगा ना मुंह अपना, मुंह हमारा इधर से दिखेगा। और सिंदूरदानी भी अबतल ही होता है शायद, ये अबतल है,
बड़ा चेहरा दिखता है, बड़ा दिखता है, तो समझ लो सिंदूरदानी समझ लो। अब सिंदूरदानी को ऐसे खड़ी काटे या ऐसे काटे, ये क्या कह रहा है? मतलब बीच में से होके जाना चाहिए, चाहे ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, इसकी फोकस दूरी फर्क पड़ेगा है? बोलो। अगर आधा शीशा रह गया तो जितनी दूर से पूरा मुंह दिख रहा है, तो अब क्या उसके पास जाना पड़ेगा? अरे शीशा टूट जाता है, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बड़े टुकड़े में से देख लो और चाहे आधा तोड़ के आधे टुकड़े में देख लो, बराबर दिखता है। तो फोकस दूरी सेम रहेगी, नो चेंज। हो गया क्वेश्चन? लगाओ। एफ टिपिकल है, लेकिन लैंग्वेज को टप कर रहा है, मतलब चीज नहीं बदलेगी। आप इसका मतलब समझिए, वो कुछ भी नहीं बदलना चाह रहा है, वो सिर्फ ये चाह रहा है। देखो लैंग्वेज जब बदलेंगे तो आंसर हट रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो आंसर लगा के लैंग्वेज बदला और आगे बढ़ गए, ऐसे मत कर देना। या हुआ क्वेश्चन भी हट गया। खेजड़ी वृक्ष होता है, अब इंग्लिश में देख लो। Which of the following sacrificed the leaf of the production of खेजड़ी ट्री? नाम ही खेजड़ी है इसका, खेजड़ी ही है। हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो। काय का? बायो का है। पर्यावरण, पर्यावरण में पहुंच गया, पर्यावरण लिख लो चैप्टर। बायो का इकोसिस्टम, पर्यावरण, पॉल्यूशन मिला के लिखो। बायो का एक ही चैप्टर में आएगा ये सब, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, पर्यावरण। जरूर आएगा क्वेश्चन, और एक नहीं, 2 3 5 तक हो सकते हैं। 2 से लेकर 5 क्वेश्चन डाल दो। और अभी क्या था, रिएक्शन में से तो अभी ये कोई आया नहीं है, एक ही आया रिएक्शन। चलो वो तो वहीं निपट जाएगा, केमिकल। जहां जहां ये धातु लिखी है ना, वहीं आगे लिख दो रिएक्शंस। आएगा, पक्का आएगा, कर लो बढ़िया करके जितना भी है। तो ये कौन है? ये खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है? देखो यहीं से पता लग जाता है ऑप्शन से। सुनीता विलियम्स कट गया, जानते हो बढ़िया करके। अब ये कर रहा है देवी देवी देवी, देवी देवी हैं तीनों, सुनीता सुनीता सुनीता। इसने सुनीता से क्यों कंफ्यूज किया? इसका लो सुनीता है, सुनीता, सविता, सुनीता, अमृता नहीं है इसका मतलब। पक्का? अमृता कट गया, कट गया। अब इस क्वेश्चन का जवाब हमें पता नहीं है। अरे छोड़ के दो ना बाद में। हमें इतना पता है, अब अननोन क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम, बिल्कुल हमें भी नहीं मालूम है इसका जवाब। तुक्का तुक्का भी नहीं है। सुनीता विलियम्स को हम जानते हैं बढ़िया करके, ये नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। लेकिन इसने सुनीता क्यों दिया? ताकि सुनीता से कंफ्यूजन हो। सुनीता, सविता, ये तीनों नाम एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं है, क्योंकि सुनीता में कंफ्यूजन किया है इन्होंने। सुनीता, सविता, सुनीता। अब देवी 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 यहां नहीं है, इसका मतलब देवी पक्का आएगा, तो सुनीता पक्का आएगा, देवी पक्का आएगा, तो सुनीता देवी तो है पक्का। अब सुनीता देवी यहां नहीं है, सुनीता देवी यहां नहीं है, इसका मतलब यही वाला आंसर निकल गया है? हम्म। अब बिश्नोई भी एक जैसा है दो जगह, करता है पक्का। देखो कोई अवार्ड भी मिला था, ये करंट अफेयर से पकड़ रहे हैं। मतलब तुक्के लगाओगे तो गलत भी हो जाएगा।
इसका पता है कितना रहता है? 60-40 का रेशो रहता है। इसका मतलब यहाँ दिमाग वाला आदमी बैठा है, उसने तोड़ दिया। ये तरीका पहले यूज करते थे, हम ही लोग इसको यूज कराते थे, लेकिन वो ऐसा बैठा है कि इसने इस चाल को भी तोड़ दिया। इसका मतलब पेपर ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है अनाप-शनाप, पेपर को सोच समझ के अच्छा आदमी तैयार कर रहा है, और कोई ऐसा है जो कोचिंग से संबंधित, जिसने कभी कोचिंग किया है, जो जानता है कि कोचिंग वाले कैसे तोड़ते हैं, उस ट्रिक को जानता है। वो कोचिंग वालों की रीढ़ तोड़ना चाह रहा है। ऐसे भी सरकार इस समय कोचिंग इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ना चाह रही है। उसे ये सब अच्छे नहीं लग रहे हैं कोचिंग वाले, वास्तव में अच्छे नहीं लग रहे हैं। हुँ? क्योंकि वो उँगली उठा रहा है ना कि एजुकेशन सिस्टम बेकार है आपका। गवर्नमेंट पे ही उँगली उठा दी एजुकेशन इंडस्ट्री ने। हम जब हैं, जब आप नहीं दे पा रहे हो, हम उसकी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। आप अपना काम कर लो, तो हम ऑटोमेटिक ही स्विच हो जाएँगे पूरी तरह से। ज़रूरत ही नहीं है हमारी। आप कर दो ये काम, या एग्ज़ाम का लेवल वही लाओ जो पढ़ा रहे हो। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा ना। लेवल तो दे रहे हो ऊपर का, और तैयारी क्या करा रहे हो? नीचे की। तो उस गैप को कौन पूरा कर रहा है? कोचिंग इंडस्ट्री पूरा कर रही है उस गैप को। और आप कोचिंग वालों को ही इन्वॉल्व करके उन्हीं से पेपर सेट करा रहे हो। तो वो वाक़ई कोचिंग की तो रीढ़ तोड़ेगा ना। बड़ा प्लेयर है। प्लेयर तो छोटे प्लेयर को खत्म करेगा। ये प्लेयर छोटे-छोटे खत्म किए जा रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री। फिर बड़े प्लेयर अपना काम चलाएँगे बाद में। यही हो रहा है। तो उनकी मंशा को समझिए, आप तुक्का मत लगाइए। मत लगाइए। मालूम है, पढ़ो, नेगेटिव नहीं, चलना ही नहीं है। ये तरीका भी यूज़ मत कीजिए। नहीं पता है तो मत लगाइए। अब जैसे तुम्हारे लिए हल्का-सा पता है, पूजा करता है बिश्नोई समाज और अमृता देवी, अवार्ड भी मिला था। अब ज़रा इसको सर्च कर लो और थोड़ा सर्च करो। अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित करो। ये करो, हिजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया। हुँ? सही है ना? इसका पूरा हिस्ट्री कर लो। ये जितने भी पेड़ों से संबंधित जितने लोग हैं, चाहे वो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हों, चाहे चंडी प्रसाद भट्ट हों, इन सबको बढ़िया तरह से कर लो। चिपको आंदोलन को बढ़िया करके कर लो। चिपको आंदोलन में क्या-क्या है, पूरा शुरू से एंड तक का चिपको आंदोलन। हो गया ये क्लियर? बढ़े आगे। कौन सा लगाएँ? ऑप्शन बी लगाएँ और आगे बढ़ जाते हैं। लो, ये और अच्छा दिया है। अब मैग्नेट आ गया, अगला चैप्टर लिख लो मैग्नेट। ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा मैग्नेट से, चुंबक से। छोटा-सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2-3 चीज़ें समझनी है उसकी, बस चैप्टर हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए अनुसार धारा, ये मैग्नेट का नहीं है क्वेश्चन, ये धारा और चुंबक दोनों का मिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की दिशा के आधार पर बल की दिशा, लॉरेंस बल होता है, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पेच का नियम, जैसे पेचकस को घुमाते हैं ऐसे, एक पेच का नियम भी होता है, पेच का नियम। तो ये तीनों चारों रूल कर लीजिए। क्या कह रहा है? चित्र में दर्शाए गए अनुसार धारा, मतलब धारा किधर चलेगी? धारा उधर चलेगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा में चलती है धारा है? धारा हमेशा उल्टी चलती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की उल्टी चलती है धारा। अरे धारा ये चल रही है भाई, और नीचे क्या है? फील्ड है, नीचे फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी लगा दो, तो अंगूठा क्या बताता है? धारा। धारा किधर है? धारा है इधर को, धारा, और फील्ड है नीचे को। ये हो गया क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र।
तो ये यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ जिधर को आपकी हथेली आएगी उधर को फोर्स, तो फोर्स आगे को लग रहा है, आगे को, सामने को, मतलब पेपर के सामने को। और अगर ये इधर को होती मान लो धारा ये, तो लगता फोर्स अंदर को। क्लियर हो गया? अपना अंगूठा रखना है धारा की दिशा में और ये उंगली रखनी है क्षेत्र की दिशा में, और फिर ये जो हथेली है ये बताएगी फोर्स किधर लग रहा है। हाँ, दाएं हाथ का नियम लगाओगे, बाएं हाथ का नियम लगाओगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाओगे, दाएं हाथ का लगाओगे। ये लगेगा, ये देखो ये लग गया, अंगूठा इधर हो गया और क्षेत्र ये हो गया और फोर्स लग गया ये आगे को। ऐसे कर पा रहे हो तुम? समझ गए? लगाओ, चलो आके लगाओ यार, ये लगाओ, आओ इधर को, आओ, उठ के आओ, उठ के आओ, पीसी पे ही लगा देना ऐसे ही। आओ, इस क्वेश्चन बनेगा यहां से भाई। देखो ये इलेक्ट्रॉन जिधर को चलते हैं उसके उल्टा धारा चलती है। अब दाएं हाथ का लाओ, ये लाओ, ये बताएगी तुम्हारी धारा, धारा किधर जा रही? इधर। ये हो गया धारा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र ये नीचे को है, ये कह रहा है ना नीचे को है, ये नीचे को हो गया, और बल लगेगा यहाँ हथेली पे, तो बाहर की तरफ को, बाहर की तरफ को लगेगा। और अगर ये धारा इधर जा रही होती तो ऐसे लगाते, ऐसे पलट दो इसको, ऐसे ये होता नहीं, ये तो भी ऐसे करो, नीचे करो, नीचे को, ये हो गया। अरे ये हो गई, फील्ड नीचे हो गया, बल लगेगा अंदर को। अब देखो हम यहीं देखते हैं, ऑप्शन देख लो, इसने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन मतलब ई, और फील्ड मतलब क्षेत्र। तो पेज के अंदर दाईं ओर, पेज से बाहर बाईं ओर, पेज से बाहर हो गया, पेज से बाहर को हो गया। ये फिर देखो बीच बीच में मिक्स कर रहा है, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी बायो। सावन के अणुओं की जल विरागी पुच्छ मिसेल, कभी सुना है ये? के अंदर क्यों रहती है? जल विरागी पुच्छ मिसेल के अंदर क्यों रहती है? जल विरागी क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सोब मॉलिक्यूल स्टे इनसाइड द मिसेल। लगाओ, क्या लगा? एक होते हैं जल स्नेही, जो जल के बराबर में आते ही मिल जाते हैं, एक दूर भागते हैं, जैसे तेल है, तेल दूर को भागेगा, मिक्स नहीं होगा पानी में, है। और कुछ ही ऐसी होती है जो पानी में एकदम से घुल जाती है, जैसे कि एक बात बताओ, शहद, शहद घुल जाएगा, तो कौन सा आएगा इसमें? हम्म, दे आर रिपेल्ड बाय वाटर, प्रतिकर्षित करते हैं। मैडम क्या हुआ, कुछ व्यवस्था है क्या आने की? अब तो हम चलते रहेंगे ना? नहीं, चलते तो रहेंगे ना आफ्टर द ब्रेक। नहीं, आप लोग इसको करना, इसका मैथ कर लो, इसका मैथ कर लो, एक जना बढ़ाते रहो और आगे और करते रहो। चलो अभी जा रहा ना, चलो चलो, ठीक ठीक ठीक, ये मैथ कर लो पूरा, कर लो इसको बढ़िया तरह से कर लो, चाहे तो खोल लो ना, अरे अपने मोबाइल में खोलो, मोबाइल में खोल लो, इसका वो कर लो। इसमें इसमें ये देखो, देखो देखना क्या है, पहले हम थोड़ा बता दें। इसमें मैथ वाले में सिर्फ इतना देखो किस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, वो चैप्टर पूरा कर लो बढ़िया करके, और किस लेवल के आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मिसलेनियस टाइप के तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लेवल के ही आएंगे क्वेश्चन, वही चैप्टर ज्यादा कर लो जो इसमें है। ऐसे ही नहीं तो ये अभी बहुत देर है, अभी ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के भी कर लेना, जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चन छांटना जो क्लास में नहीं कराए हैं,
अभी सर से नहीं नहीं अपने मोबाइल में खोल लेंगे। करो करो अभी करो, अभी करो यहीं पे। हमें नोट करा के जाना कौन से चैप्टर कराना है क्लास में। चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, हमें नहीं पता लाइव भी है।